Hello students, today we will start a new chapter. Name of the chapter is Mendelian genetics. Actually, name of the topic is Mendelian genetics. This is chapter 5, 12 bio. First we will discuss Mendel's contribution. Mendel chose for his experiments garden pea. बहुत बार आपने मेंडल का नाम भी सुना होगा. मेंडल इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया. आप समझिए कि जिस टाइम पर उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंटल आप देख रहे हैं कि मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जैसा कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और 10th क्लास में भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा. तो जब वो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे, जब उनका रिज़ल्ट पब्लिश किया था और उनकी डेथ के 22 ईयर्स के बाद उनको रिकॉग्निशन मिला. मतलब उनके मरने के 22 साल बाद लोगों को ये पता चला कि मेंडल ने इतनी बड़ी डिस्कवरी की है, और वो भी उस टाइम जब अच्छे हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स नहीं थे और जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. क्रोमोसोम के बारे में लोग जानते थे, मगर क्रोमोसोम पर जीन स्थित होते हैं और जीन को भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और जीन्स कैसे क्रोमोसोम में एक सेल से दूसरी सेल में, फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ये पूरा आज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के द्वारा या और अदर tools of biological faculty can be traced. जो पैटर्न है जीन्स के आगे बढ़ने का, जीन्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का, ये सारा उसमें वहाँ पर क्या होता है, फॉलो होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is genetics? First we will discuss. Actually this unit is unit 2, genetics. Continuity of life is made possible by asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction, besides creating new individuals, introduces variability in the offspring by combining traits of parents. Means जो parents हैं उनके traits को combine करके नई वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में आती है. हाउ these traits are inherited and the laws that govern the inheritance remain a puzzle till they were unraveled by Mendel. तो मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन है ये यही है कि जब तक मेंडल ने नहीं बताया तब तक ये पता नहीं था कि कैसे. जब हम देखते हैं जैसे मार्केट में आप गए और आपको अपने कोई टीचर मिल गए, कोई रिलेटिव मिल गए, वो आपको पहचान लेते हैं. हो सकता है आप उन्हें नहीं पहचान रहे हो तो भी वो पहचानते, अरे आप इनके बेटे हो या इनकी बेटी हैं. तो कैसे पहचान पाते हैं? वो आपका फेस देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये बिल्कुल अपनी माँ के जैसे लग रहे हैं, या अपना अरे तुम्हारा भाई भी तो है, वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, मैंने तो सोचा तुम्हारा भाई है. तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं बिकॉज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड. ट्रेट्स गेट इनहेरिटेड. ऑफस्प्रिंग्स में अपने पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टर्स आते हैं. तो ये सारा क्रेडिट जो है कि ये कैसे होता है, जिसे हम बड़ी आसानी से देख पाते हैं, लेकिन होता कैसे, इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम करते हैं, ये सब कुछ बताने वाले मेंडल साहब थे. नाउ वी नो द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी आर जीन्स that are transmitted from generation to generation, and parallel behavior of genes and chromosomes during inheritance demonstrates the location of genes on chromosomes. In next slides or in next lecture we will discuss all this, that genes remain situated on chromosomes and behavior of genes and chromosomes is parallel during inheritance. यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जिस तरह से क्रोमोसोम जाते हैं उसी तरह उन पर स्थित जीन भी आगे बढ़ते हैं. The genes are arranged in a linear manner at specific positions on specific chromosomes. ठीक है, तो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे ऐसा होता होगा. और ये देखिए, ये एक स्लाइड मैंने ली है. देखिए ये अगर आप देखें कि ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पर जीन्स जो हैं ये स्थित होते हैं. ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर जो हैं स्थित होते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं
कहीं आप इसको इतना रफली, मैंने बहुत रफली बनाया है सिर्फ इतना समझाने के लिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी जब एक, देखिए जनरली हर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या है, जोड़े में पाया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, जितने भी जीन्स पाए जाते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, और इनसे जो कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते हैं वो भी क्या है, जोड़े में पाए जाते हैं। अब देखिए अगर ये एक कैरेक्टर का ये 2 जीन है, जनरली एक इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के 2 जीन हैं, तो एक इसे 100% अपनी माँ से मिलेगा और इस कैरेक्टर का दूसरा जीन उसे अपने फादर से मिला होगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए मैं आपको इतना ही बताती हूँ उसके बारे में। द जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर एट स्पेसिफिक पोजिशंस ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। यानी इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो, मान लीजिए कि ये आपने देखा कि ये है आपके, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम पर जीन्स जो होते हैं ये ऐसे स्थित होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और ये इतनी लंबी लंबी दूरी नहीं होती है। एक्चुअली ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जीन्स लीनियरली अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये बहुत ही नैनोमीटर स्केल पर ये सारा होता है एक्चुअली। तो इसे हम आगे और डिस्कस करेंगे एक दिन। तो द मॉलिक्यूल दैट इज कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल पोटेंशियल इज एक्चुअली डीएनए। तो ये जो जीन हम लोग कह रहे हैं वो जीन क्या है, वो जीन क्या है एक्चुअली ये जो जीन जिसे हम बार बार बोलते हैं वो जीन भी किससे बना है, तो वो डीएनए से बना है। जीन जो है वो डीएनए से बना है, जीन जो है वो डीएनए से बना है, जीन जो है वो डीएनए से बना है। ठीक है, देखिए तो किस तरीके से ये जीन जो है वो डीएनए से बना होता है, तो ये हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए आप ये जानिए कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपको भी मैंने बताया कि आप मार्केट में गए, अपने किसी फ्रेंड से मिले या रिलेटिव से मिले, तो उन्होंने आपको पहचाना, आपके टीचर ने आपको पहचाना, तो वो कैरेक्टर्स के आधार पर आपको पहचान रहे हैं। वो कैरेक्टर्स किसके माध्यम से आए हैं आपके अंदर, वो आ रहे हैं, उसके लिए जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स पर क्या स्थित है, जीन्स स्थित है, और जीन्स किससे बने हैं, डीएनए से बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है जो आपको पता रहना चाहिए। तो आप देखिए कि आपको फिर से मैं बताती हूँ एक बार अच्छे से, आप इसको शायद समझ पाएँ। तो ये डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जैसे आपका कोई भी कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम जो है इन पर क्या स्थित होते हैं, जीन्स स्थित होते हैं, और ये जीन्स किसके बने होते हैं, एक्चुअली डीएनए के बने होते हैं। और आप जानते हैं कि डीएनए जो है ये ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, और आगे इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, बस इतना समझिए कि फाइनली ये जो कैरेक्टर्स है यानी जो जेनेटिक्स की पूरी ब्रांच है वो किस पे बेस्ड है, जिसमें किसकी स्टडी करते हैं हम। जेनेटिक्स की पूरी ब्रांच में हम इनहेरिटेंस यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, यानी एक जनरेशन से कैरेक्टर्स अगली जनरेशन्स में कैसे जा रहे हैं इसकी स्टडी करते हैं। और यानी कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कैरेक्टर्स जा कैसे पाते हैं, क्योंकि उनके लिए जीन्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है वो डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन मैंने आपको बताया, तो आगे भी हम इस तरीके का डिस्कशन कई बार करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील द मैकेनिज्म्स हाउ जीन्स फंक्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. It is beginning to reveal how different mechanisms regulate the expression of genes, but it is not fully understood why only a portion of coded information of DNA is expressed at all the time, whereas some others are not expressed. All these questions were answered by Mendel in their experiment. Okay, student, advance this field actually is known as in which field we study about inheritance of characters, especially that field is genetics. But when we go in deep
when we detail why characters are inheriting from one generation to next generation, means characters, then chromosome, then gene, then DNA. तो जब हम डीएनए लेवल तक इस स्टडी को ले आ रहे हैं, तो यानी कि डीएनए लेवल की जब स्टडी आ रही है, तो एक्चुअली ये हम मॉलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे रूल्स क्या हैं, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स, तो ये सब तो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए एक्चुअली जो फैक्टर है वो डीएनए है। तो डीएनए कैसे एक्ट करता है और डीएनए कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो ये सारा कुछ हम यानी कि एक डीएनए क्या है, नैनो मॉलिक्यूल है। तो ये सारा स्टडी डीएनए के बारे में जो स्टडी करते हैं वो मॉलिकुलर बायोलॉजी फील्ड होती है, उसमें करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, these gene technologies are revolutionary. Actually these are very revolutionizing techniques. Now scientists can map genome, total genetic content of organisms, including the other materials inside the nucleus. So in this way you can say that these studies are very important for explaining these techniques. These techniques are very helpful in explaining the inheritance, and the person that established this field is Mendel. Okay student, then we start our first we discussed Mendel's contribution. Now we will start our discussion. Mendel chose for his experiments garden pea, Pisum sativum plant. Why Mendel selected this plant? Actually he first not opted garden pea directly. First he opted many other plants. He worked for many years and worked on many other plants, but he succeeded when he started work with Pisum sativum गार्डन पी प्लांट। तो अगर हम देखें कि इतना कॉम्प्लेक्स सा एक वर्क है, उनका रिजल्ट है जो आज एक मील का पत्थर है इस फील्ड में, तो ये सारा कुछ मेंडल कैसे कर पाए? तो इसलिए कर पाया क्योंकि जो मेंडल है उनका जो वर्क था बहुत सिस्टमैटिक था। तो मेंडल ने क्योंकि गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया, ये भी मेंडल के सक्सेसफुल होने का और ये सारी डिस्कवरी वो कर पाए, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो देखिए उन्होंने फाइनली गार्डन पी प्लांट को ही अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्यों ऐसा किया? वाई मेंडल सेलेक्टेड garden pea plant Pisum sativum for his experiments of genetics? Because ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। बिकॉज गार्डन पी प्लांट इज ईजी टू ग्रो एंड क्रॉस ब्रेड आर्टिफिशियली। दिस प्लांट बीइंग बाइसेक्सुअल नेचर का प्लांट होता है। अभी इसके आगे डायग्राम से वहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो इसकी वजह से ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें नेचर में मोस्टली जो पी प्लांट पाए जाते हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाया जा सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि नेचुरली इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है, तो इसीलिए जो मेंडल हैं उन्होंने ये इस प्लांट को सेलेक्ट किया और वो सक्सेसफुल रहे। इट रिप्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ये एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स। आप जानते हैं कि एक मटर की फली लिया तो उसमें कितने सारे सीड्स आ गए, और उसके साथ साथ जब एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जो इनके यानी एक पौधे में बहुत सारे बीज आते हैं, तो यानी कि इट रिप्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन। यानी ये क्या है, एनुअल प्लांट भी है, आप जानते हैं। और इसके बारे में इसका रिजल्ट देखने के लिए कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में कितने बीज बने, फिर कैसे बने, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, प्लांट के अदर कैरेक्टर्स क्या हैं, तो वो सब कुछ फॉलो किया जा सकता है। उसकी पूरी लाइफ साइकिल क्योंकि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अ लार्ज नंबर
नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पीज आर अवेलेबल, एक ये रीज़न भी है, यानी कि पी प्लांट की आप वेराइटीज़ देखिए तो बहुत सारी वेराइटीज़ जो है अवेलेबल है। तो बेटा ये डिस्कशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे कई बार डिस्कस करेंगे। तो आगे की स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्लाइड्स में मेंडल के पी प्लांट को दिखाया है। एक्चुअली जो पी प्लांट होता है वो वाइल्ड पी प्लांट भी होता है, गार्डन पी प्लांट भी होता है। तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पाइसम सैटाइवम को सेलेक्ट किया, और ये जो पी प्लांट था इसे सेलेक्ट करने की वजह से ही वो सक्सेसफुल रहे। तो इसमें क्या खासियत थी कि ये पी प्लांट जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन था, रिप्रोड्यूस विदाउट अनदर प्लांट, यानी कि एक ही पी पौधा है मटर का तो उसमें भी फली आएगी। ठीक है, ये सब कुछ बहुत बेसिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो मैं बहुत इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और इसमें ट्रू ब्रीडिंग होती है, यानी कि जब भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ट्रू ब्रीडिंग तो होगी ही। ट्रू ब्रीडिंग होने का मतलब है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ और जितने ऑफस्प्रिंग्स बने वो सभी अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स के जैसे हैं और ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। इसी को कहते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग है, यानी कैरेक्टर्स जो हैं मोस्टली सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन अगर कभी कोई वेरिएशन है तो आप आसानी से इसे देख पाएंगे, है ना। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा रहा है तो वो दिखाई देगा, वेरिएशन तभी आएगा। क्रॉस पॉलिनेटेड भी इसे कराया जा सकता है। तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से मेंडल को जो है वो सक्सेस मिली। तो यहाँ पर आप देखिए, हम पी प्लांट को देखते हैं। ये देखिए, ये आपको मेंडल का पी प्लांट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कि इसमें एक्चुअली जो पूरा प्लांट है उसके ये फ्लावर है। प्लांट आपको पिछली स्लाइड में दिखा, ये पी प्लांट का फ्लावर है। तो इस फ्लावर में आपको देखिए ये पेटल्स दिख रहे हैं इसके, ये सेपल्स होते हैं इसमें। तो ये आप जानते हैं ये एसेसरी ऑर्गेन्स हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर हैं। तो इनका कोई रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, बस ये अट्रैक्ट करते हैं, और कभी जिन प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो हैं, एक तो ये है जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको पिस्टिल कहते हैं। ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल हो गया, और यहाँ पर ओवरी हो गई। हमने पढ़ा चैप्टर 2 में यही, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल में ही अंदर फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेल गैमेट है, स्टैमेन है, ये इस तरीके से होता है। इसमें नीचे की तरफ इसमें फिलामेंट होता है, ऊपर एंथर होता है, और यही जो एंथर है, इसी एंथर में अंदर जो है चैम्बर में क्या बनता है, इसी में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स ही मेल गैमेटोफाइट को बियर करते हैं। पॉलन ग्रेन्स ही मेल गैमेटोफाइट हैं क्योंकि ये मेल गैमेट को बियर करते हैं। तो यानी कि इस तरीके से आपको पता चला कि ये मेल, यानी कि मेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट है फीमेल में, फीमेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट है, और एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है या अगली प्रोजेनी आएगी उसमें क्या कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा, वो सब कुछ आपको इन्हीं मेल और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और ये इनका फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसी को फॉलो करके पता चलता है। तो मेंडल इतना कुछ नहीं फॉलो कर रहे थे, वो बस केवल पौधे लगाते थे गार्डन में और उसके बाद देखते थे अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स को स्टडी करते थे। फिर उस जनरेशन से जो सीड्स मिलते थे उसे फिर गार्डन में डेवलप करते थे, उसे ग्रो करते थे। तो उसके बाद फिर जो जनरेशन आती थी उसके कैरेक्टर स्टडी करते थे, फिर उससे अगली जनरेशन बनाते थे, यानी कि इस तरह से पेरेंट प्लांट की स्टडी करते थे। उससे F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और उनके पूरे कैरेक्टर्स कैसे हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन बेसिकली इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स पी प्लांट के स्टडी किए। तो वो कैसे स्टडी किए ये सब कुछ अब हम लोगों ने देखना है आगे। तो मेंडल सक्सेसफुल रहे, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, एक बाई चांस है। जब हम लोग लिंकेज की फिनोमेनन पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को देखेंगे कि एक्चुअली जो पी प्लांट के उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे मेंडल ने, ये इनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो उनके जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्चुअली ये सातों ट्रेट्स जो थे वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित थे। तो इसलिए ये 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये सातों जो होते कैरेक्टर्स ये अलग अलग क्रोमोसोम सेट पर प्रेजेंट थे। तो इस वजह से इनमें लिंकेज शो नहीं हुई और
मेंडल जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है अपने मेंडल के लॉज जिन्हें कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉज ये दे पाए। तो लिंकेज में जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या ऐसी स्पेशल बात पी प्लांट में क्या थी जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया और इसीलिए वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि जो कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कैरेक्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ इस लेवल पर यही याद रखना है, वो ये है कि ऑल सेवन ट्रेट्स वेयर ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। ऐसा नहीं था कि जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है तो कोई 2 कैरेक्टर्स उन्होंने जो लिए थे, जैसे कि प्लांट की हाइट हो गया और जो उसके सीड है, सीड का साइज हो गया, सीड का शेप हो गया, तो ये 3 कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पर हो ना, ऐसा नहीं था। जो अलग अलग क्रोमोसोम्स थे और अलग अलग क्रोमोसोम्स पर ये कैरेक्टर्स सिचुएटेड थे। आप जानते, देखिए ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं नॉर्मली, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में या क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो एक्चुअली जब यही सेल डिवीज़न होता है तो यही जो क्रोमैटिन मटेरियल इस तरीके का आपको दिख रहा था, यही जो है ये क्रोमोसोम्स के रूप में अरेंज्ड हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि यूकैरियोट में जो है मेनी क्रोमोसोम्स पॉसिबल हैं, तो इस तरीके से जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम्स पर, इस क्रोमोसोम्स पर जो उनके 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, उनमें से कोई एक ट्रेट जो था वो इस क्रोमोसोम पर था, दूसरा ट्रेट इस क्रोमोसोम पर था, तीसरा इस पर था। यानी कि इससे क्या हो रहा था कि एक ट्रेट कैसे अगले जनरेशन में जा रहा है, इस पर दूसरे ट्रेट किस तरीके से जा रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस बात का असर नहीं पड़ रहा था और लिंकेज शो नहीं हो रही थी। इसलिए बहुत क्लियरली मेंडल को रिजल्ट्स मिले और उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग थे। और हार्ड वर्किंग में सबसे बड़ी बात थी कि इतनी जनरेशन्स में इतने एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, और लेकिन सभी का रिकॉर्ड रखा। रिकॉर्ड कीपिंग उनका सबसे बड़ा रीज़न था सक्सेसफुल होने का। ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर अ नेसेसिटी इन द जेनेटिक स्टडीज़। यानी कि हर जनरेशन में कितने पौधे आ रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनका पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड डेट वाइज उन्होंने रखा था। और दूसरा एक रीज़न बहुत बड़ा तो है ही कि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया। कोई बोलते हैं कि बाई चांस था, तो सेरेंडिपिटी, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट अ सेरेंडिपिटी, बाई चांस नहीं था कि बाई चांस मेंडल ने ऐसी इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली। मेंडल वाज सिस्टमैटिक, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम किया और इसलिए उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला। तो देखिए अब आगे का यहाँ पर आपको पी प्लांट एक दिखाई दे रहा है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स वेयर बेस्ड ऑन क्रॉस ब्रीडिंग। मेनली जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो क्रॉस ब्रीडिंग पर बेस्ड थे। जनरली जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ ब्रीडिंग करता है। क्यों? क्योंकि ये पौधा कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसके पहले की देखिए स्लाइड में आपने देखा कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें एंड्रूसियम भी प्रेजेंट है इस पौधे में और गाइनीशियम भी प्रेजेंट है। देखिए एंड्रूसियम भी है और एंड्रूसियम भी है और ये गाइनीशियम भी है। तो इसलिए ये क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है और जो इसके मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो सेम टाइम पर मैच्योर भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से यहाँ ही तो जाना है पॉलन ग्रेन को, तो ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर चाहें तो क्या किया जाए कि जितने भी इसके स्टेमेंस हैं, इनको रिमूव कर दिया जाए और इसे बैगिंग कर दी जाए गाइनीशियम की, और गाइनीशियम जब प्रॉपर मैच्योर हो जाए तो बाहर से इस पे आके पॉलन ग्रेन्स स्प्रे किए जाएं, सेलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स पी प्लांट के ही। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यही क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इसमें कराया जा सकता है और नेचुरली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होता ही है। ठीक है, तो यानी कि यही बात यहाँ इस एक्सपेरिमेंट पर ये लिखी हुई है कि एक्सपेरिमेंट्स वेयर बेस्ड ऑन क्रॉस ब्रीडिंग टू प्लांट्स ऑफ पी डिफरिंग विद ईच अदर
इन सर्टेन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि दो अलग अलग पौधे से इन्होंने गैमीट्स लिए हैं। मेंडल ने जब भी एक्सपेरिमेंट कराए तो एक पौधा अलग होगा जिससे कि वो मेल गैमीट लेंगे, और दूसरा पौधा इन्होंने अलग लिया जिसको कि वो फीमेल पेरेंट मारेंगे। एक को इन्होंने मेल पेरेंट बनाएंगे और दूसरे को फीमेल पेरेंट बनाएंगे। ठीक है, यही बात है, इसी को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। जब जो गैमीट्स हैं टू डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स ही यहाँ पर हैं, लेकिन दोनों पी प्लांट की सेम स्पीसीज ही होने चाहिए। जैसे कि अगर पाइसम सैटाइवम पर ये कर रहे थे तो पाइसम सैटाइवम यानी गार्डन पी प्लांट के दो अलग अलग पौधे लेंगे और एक पौधे का पॉलन ग्रेन इस्तेमाल करेंगे और एक पौधे की जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, यानी कि ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमीट है वो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो फीमेल प्लांट की तरह पौधा यूज़ किया जाएगा उस पर दूसरे वाला जो प्लांट है उसका पॉलन ग्रेन लाकर स्प्रे किया जाएगा और वो पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुंचेंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और जिससे क्या होगा, ओव्यूल बनेगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल बना हुआ था, फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में डेवलप हो जाएगा, और सीड का डेवलपमेंट ही नेक्स्ट जनरेशन का आना है, नेक्स्ट प्रोजेनी का आना है। और उसी सीड को जब फिर से गार्डन में ग्रो कराया जाएगा, उससे फिर एक नई जनरेशन आएगी, नया पौधा बनेगा, तो वही नेक्स्ट जनरेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इसके बेसिक्स जो हैं वो थोड़े क्लियर हो सके। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स वेयर बेस्ड ऑन क्रॉस ब्रीडिंग, ये मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए ये एक्चुअली कैसे करते थे, यही जो बातें मैं आपको कब से बता रही हूँ, इसको हम लोग यहाँ पर इस स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करते थे कि ये स्टैमेन, देखिए एक फ्लावर है, ये इन्होंने क्या किया, आप जानते होंगे कि पी प्लांट में वाइट फ्लावर वाले भी पौधे होते हैं और पर्पल फ्लावर वाले भी होते हैं। तो इन्होंने क्या करते थे कि ये हमेशा इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग से ही मोस्टली अपना कराया है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो दिए उसमें वो क्रॉस ब्रीडिंग ही कराते थे। तो एक प्लांट उन्होंने लेते थे जिसमें पर्पल फ्लावर्स होते थे और दूसरा एक प्लांट लेते थे जिसमें वाइट फ्लावर्स वाले होते थे। तो मान लीजिए कि पर्पल वाले को उन्होंने मेल बनाया और वाइट वाले को उन्होंने फीमेल बना रहे हैं, या नहीं, इन्होंने पर्पल वाले को यहाँ पर फीमेल बनाया है। देखिए पर्पल फ्लावर वाले को फीमेल बनाया है और जो वाइट वाले हैं उनको मेल प्लांट की तरह सेलेक्ट किया है। इसका मतलब क्या